Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to the lecture number 24. In this lecture number 24, we will talk about the manufacturing concern. But let me give you a brief overview of our previous lecture that we have discussed in our lecture number 23. Generally, we talked about a difference between a merchandising business and a services business. That how the merchandising business is different in respect of their product, because they have a specific product, physical product that is purchased and sold. You purchase from the suppliers and sell it to the customer. You do not make any modification. Whereas in services business, you just provide the consultancy services. आप सिर्फ अपनी सर्विसेज देते हैं, आप इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स उसको देते हैं, बट देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज, कि इन्वेंट्रीज की अकाउंटिंग आप कैसे करते हैं. आपने परचेज की, सेल कर रहे हैं. सो वी जनरली टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स. देन वी टॉक्ड अबाउट टर्म्स ऑफ परचेजेस. एज यू नो दैट वी डिस्कस्ड अबाउट different terminologies which are used for purchases. For example, you are purchasing products from your suppliers. उसमें आपके पास purchases return होता है, purchases allowance होता है, purchases discount होता है, कि आपने जो भी पेमेंट करनी है based upon these terminologies you are paying less just because of the allowance, just because of the return, just because of the discount. ये तीन चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से आप अपने सप्लायर को कम पे करते हैं. सेम अपोजिट टू दैट और वाइस वर्सा आपकी सेल्स की भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं. व्हेन यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर्स, यू माइट हैव टू गिव एन अलाउंस टू योर कस्टमर्स, अ डिस्काउंट टू योर कस्टमर्स, और योर कस्टमर रिटर्न प्रोडक्ट्स टू यू. और हमने इसकी रीजंस भी देखी थी कि कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं. अर्ली पेमेंट्स के लिए आप डिस्काउंट दे देते हैं, अलाउंस दे देते हैं उनको. आपकी जो प्रोडक्ट्स है स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं होती तो आप इसी तरह अलाउंस ले भी लेते हैं और दे भी देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द परचेज एंड सेल्स. आपने अर्ली पेमेंट्स की, आप डिस्काउंट ले लेते हैं, अलाउंस ले लेते हैं. आपको आपके कस्टमर ने अर्ली पेमेंट की, आप उस पर उसको अलाउंस दे देते हैं. इसी तरह आप उस अलाउंस लेते भी हैं, देते भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. व्हेन यू आर परचेजिंग तब क्या आपकी ट्रांजैक्शन होगी, जब आप सेल्स करते हैं तब क्या ट्रांजैक्शंस होंगी. और हमने इसमें देखा भी था कि आपके पास 2, 10 और N30, यानी आपने देखा था इसमें व्हेन यू हैव 2/10 एंड N/30. व्हाट डू वी मीन बाय दैट, कि इफ यू विल पे your payments, if you will make your payments within 10 days, you will get a discount of 2%. Otherwise you must have to pay within 30 days. So we talked about this 2, 10 and 30. Then we also made a calculation of net profit. How do we calculate a net profit? आपने उसकी income statement देखी कि how income statement is prepared in case of your merchandising business. आपके पास कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज आप अपने सेल्स में से माइनस करते हैं. आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं. आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से बारी बारी पहले आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं, जो आपके पास नेट अमाउंट बच जाएगी उस पर आप फिर टैक्स पे करते हैं. देन दैट यू हैव अ फाइनल नेट प्रॉफिट अमाउंट, जिसको आप कहते हैं कि अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अब जब आपने कैलकुलेशन की है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया, तो नॉर्मली हम इसको जो लिखते हैं आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये EBIT का वर्ड यूज़ किया जाता है. जब आप उसमें से
इंटरेस्ट पहले, उसके बाद जो अमाउंट बचती है उस पर जो टैक्स लगाते हैं, उसके बाद जो अमाउंट आती है, तो आप इसको कह सकते हैं कि अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसके लिए। फिर नेट प्रॉफिट का वर्ड हम कम ही यूज़ करते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप एक प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग की, तो फिर जो हमारे स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं कि अकाउंटिंग में आपने कौन कौन सी टर्म्स यूज़ करनी है, तो आप यूज़ किया करते हैं। देन वी मेड सम क्लोजिंग एंट्रीज, सेल्स, क्योंकि वी ऑलरेडी नो अबाउट के ऑल द टेम्परेरी अकाउंट्स आर क्लोज्ड इन द इनकम समरी अकाउंट, एंड इनकम समरी अकाउंट इज क्लोज्ड इनटू द रिटेन्ड अर्निंग कह लें आप उसको, या कैपिटल अकाउंट कह लें। तो इनमें आपकी वो क्लोज होती हैं जितनी भी क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। तो वी हैव सीन कि आपकी सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, दे आर ऑल क्लोज्ड इनटू द इनकम समरी अकाउंट, एंड दैट इनकम समरी अकाउंट इज क्लोज्ड इनटू द कैपिटल अकाउंट। ये हमने देखा था इसमें। इसके अलावा वी हैव सीन इन्वेंट्रीज, कि आपके पास इन्वेंट्री एक बच जाती है, आपके पास ऑलरेडी कुछ जो मर्चेंडाइज थी वो पड़ी थी, बट दैट मर्चेंडाइज वॉज नॉट सफिशेंट फॉर सेल इन फ्यूचर। तो आप कुछ और परचेज करते हैं, आपके पास ऑलरेडी पड़ी है, उसमें आपने कुछ और परचेजेस की, तो यू विल गेट द मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। अब उसी में से आपने सेल करनी है, जितनी सेल्स कर दी आपने, तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएंगी, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड। जो सेल्स नहीं हुई वो आपकी मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री होगी, एंड दैट एंडिंग इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ योर एसेट्स, एंड फ्रॉम दैट इट इज अ पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स। तो वो जब करंट एसेट का पार्ट है तो दैट विल गो डायरेक्टली इनटू द बैलेंस शीट। ये नॉर्मली हमने इसके डिफरेंसेस देखे थे। नाउ इन आवर अपकमिंग स्लाइड्स वी विल टॉक अबाउट द अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, और इनकम स्टेटमेंट से पहले आपने कौन सी और स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, तो वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। बिकॉज इन आवर प्रीवियस लेक्चर ऑल द टाइम वी टॉक्ड अबाउट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसकी अलग से एक अकाउंटिंग होती है। जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो आप टोटली डिफरेंट लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम ही चेंज हो जाता है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन होती है। जब आपके पास प्रोडक्शन हो रही होती है तो फिर आपने सारे का सारा काम जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स से करना होता है, हर एक की इन्वेंट्री अलग से करनी होती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सो वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। As we have already discussed many times that what is a cost, and when I will say a specific definition of cost, that is sacrifice made to achieve a particular purpose measured by the resources given up. अब इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि you had made a sacrifice. Sacrifice means you have given up something for a particular purpose. पर्टिकुलर पर्पज मीन्स कि किसी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपने कुछ सेक्रीफाइस की। किस चीज़ की सेक्रीफाइस की, उसको आप मेजर कर रहे हैं बाय द रिसोर्सेज गिवन अप, कि आपने कौन से रिसोर्सेज दिए। एंड वी नो दैट एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। अब इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसके आगे एसेट लिख दूँ, आई थिंक आई एम राइट, कि आपके जो रिसोर्सेज गिवन अप किए जा रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज को दे रहे हैं, उसके बदले में कोई चीज़ ले रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं आपके वो। सो दैट वुड बी योर कॉस्ट, यानी सेक्रीफाइस मेड, यू हैव गिवन अप सम रिसोर्सेज। आपने कुछ ना कुछ चीज़ें दी हैं किसी पर्टिकुलर पर्पज़ को हासिल करने के लिए। वो पर्पज़ क्या हो सकता है, आपने कोई प्रोडक्ट ली, आपने प्रोडक्ट परचेज की, आपने परचेज तो कर ली, उसके अगेंस्ट आप कुछ ना कुछ रिसोर्सेज गिव अप कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, वो आपने प्रोडक्ट ली, एक आगे प्रोडक्ट आपके पास, उसके अगेंस्ट आप कुछ दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। कैश इज द एसेट, एंड एसेट्स एज वी नो दैट एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस के वो रिसोर्सेज होते हैं। सो इट मीन्स कि आपने कुछ दिया, रिसोर्सेज दिए, उसके बदले में कोई चीज़ लिया, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। उसको जब मेजर करें कि आपने दिए कितने हैं, व्हेन यू से यू हैव गिवन अप एंड विच अमाउंट यू हैव गिवन अप, आप उसको मेजर कर रहे हैं मॉनेटरी यूनिट्स में। आपने कहा कि 1000 वी हैव गिवन अप, तो इसका मतलब वो 1000 क्या है आपकी, दैट इज अ कॉस्ट। इसको अगर मैं ऐसे कहूँ, अगर कि दीज आर द वैल्यू
value of product or service, then I think this is much easy to understand. But a conventional definition to understand is that we have made a sacrifice to achieve a particular purpose. उसको measure क्या कह रहे हैं कि आपने resources कितने दिए, so that is your cost. या इसको आप कहें value of any product or service. Then what is a product cost? आपने सिंपल एक कॉस्ट की तो बात कर दी कि दैट इज अ वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस, और वो वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज के अगेंस्ट कि कितनी वैल्यू है इसकी, 10,000 है, 5,000 है, आप उसकी मेजरमेंट यूनिट के थ्रू उसको मेजर करें. देन व्हाट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट? अ कॉस्ट असाइंड टू अ गुड्स दैट वर ईदर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर रीसेल पर्पस. दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कॉस्ट आपकी है क्या. फर्स्ट, कॉस्ट असाइन टू गुड्स. आपने कॉस्ट कितनी एलोकेट की है एक प्रोडक्ट के ऊपर. दैट वर ईदर परचेज्ड, जिसको आपने फिनिश प्रोडक्ट है जिसको आपने या तो परचेज किया है, और मैन्युफैक्चर्ड या आपने मैन्युफैक्चर किया है, बट फॉर रीसेल पर्पस, दैट वुड बी योर प्रोडक्ट कॉस्ट. आपने उसको अगर रीसेल नहीं करना तो देन दैट इज नॉट योर प्रोडक्ट कॉस्ट, दैट बिकम्स योर एसेट. वो उसके नाम से कहलाएगा कि क्या है, फर्नीचर है ये, आपने रीसेल नहीं करना उसको, तो दैट वुड बी योर फर्नीचर इक्विपमेंट, बट दैट वुड नॉट बी कॉस्ट. अब यहाँ पे एक छोटी सी आपको एक डिफ्रेंसिएशन करके दे दूं कि आप के पास हो सकता है एक बिजनेस में एक बिल्डिंग आपके लिए प्रोडक्ट हो सकता है एक बिजनेस के लिए एक फर्नीचर उसकी प्रोडक्ट हो सकता है कंप्यूटर एक बिजनेस के लिए प्रोडक्ट हो, लेकिन वो बाकी बिजनेस के लिए प्रोडक्ट ना हो, वो इक्विपमेंट ही हो, वो फर्नीचर ही हो, वो बिल्डिंग ही हो. उसकी रीज़न क्या है? वो ये है कि आप जिस टाइप का बिजनेस करते हैं और उसमें उसकी सेल परचेज करते हैं, तो दैट बिकम्स योर प्रोडक्ट. इसको आपने अपने जहन नशीन कर लेना है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग परचेज की है फॉर रीसेल पर्पस. आप बिजनेस ही जाहिर है, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं, बिल्डिंग्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर आप, बिल्डिंग परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो दैट बिल्डिंग वुड बी योर प्रोडक्ट रादर देन बिल्डिंग. आप उसको बिल्डिंग नहीं कहेंगे, आप उसे कहेंगे दैट इज आवर प्रोडक्ट. सेम इज द केस विद द फर्नीचर. अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, सेल परचेज का, उसको मैन्युफैक्चर करने का, तो दैट फर्नीचर वुड बी कॉल्ड योर प्रोडक्ट रादर देन अ स्पेसिफिक वर्ड फर्नीचर. आप अगर कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं, उसको सेल करते हैं, परचेज करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो दैट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ दैट बिजनेस रादर देन स्पेसिफिक इक्विपमेंट. तो आई होप नाउ दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू कि आपने जिस भी टाइप का बिजनेस करना है, वो जो प्रोडक्ट जिसकी आप सेल परचेज करते हैं, तो दैट वुड बी कॉल्ड योर प्रोडक्ट रादर देन द स्पेसिफिक वर्ड. आपने उसको बिल्डिंग फिर नहीं कहना. जब आप बिल्डिंग का बिजनेस करते हैं, आपने कहना प्रोडक्ट. आप फर्नीचर की सेल परचेज मैन्युफैक्चर का काम करते हैं, तो आपने उसको कहना है कि दैट इज योर प्रोडक्ट रादर देन द फर्नीचर. कंप्यूटर का काम करते हैं आप, तो आपने उसे कहना है कि दैट इज आवर प्रोडक्ट रादर देन द इक्विपमेंट. देन cost of goods sold, again another terminology, cost of goods sold. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि cost of merchandise sold. आप यहाँ पर goods कह लें या आप बेशक यहाँ पे इसको कह लें, that is your merchandise. Cost of merchandise sold. Now in the period of sale, the product cost are recognized as an expense कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यहाँ पर अगेन एक आपको रेपिटेशन करवा देता हूँ मैं कि आपके पास वर्ड है कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जब आप उसको सेल कर चुके होते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर, तो आप उससे बेनिफिट ले चुके हैं. व्हेन यू हैव ऑब्टेन्ड अ बेनिफिट फ्रॉम दैट कॉस्ट एंड दैट हैज़ बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम योर अकाउंट्स, तो दैट बिकम्स योर एन एक्सपेंस. आपका वो उस वक्त एक्सपेंस बन जाता है. लेकिन अगर वो सेल नहीं हुआ, तो दैट इज योर एसेट, वो आपका फिजिकल एसेट है. आपने अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से बेनिफिट ले लिया हुआ है, तो दैट बिकम्स योर एन एक्सपेंस.
और अगर आपने अभी तक उससे बेनिफिट नहीं लिया तो वो आपकी कॉस्ट कहलाएगी। इसकी एग्जांपल आपको मैंने ऑलरेडी कई दफ़ा दे चुका हूँ कि रेंट एक्सपेंस, आपने एडवांस रेंट पे किया अनटिल अनलेस इट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड, दैट इज़ योर कॉस्ट। जब आपने उसको यूटिलाइज कर लिया, महीना गुजर गया, तो दैट हैज़ बिकम योर एक्सपेंस। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो दैट इज़ एक्चुअली अ सोल्ड, द वर्ड इज़ यूज्ड हियर सोल्ड। इट मीन्स कि आपने जो चीज़ें सेल की हैं, आपके पास जो चीज़ें थी आपने उनको सेल कर दिया हुआ है। नाउ इट हैज़ बिकम योर एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस ही कहलाएगा, अब ये कॉस्ट नहीं कहलाएगा। देन द थर्ड टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन अकाउंटिंग, दैट इज़ पीरियड कॉस्ट। पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट थी कि आपने एक प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट असाइन की। फिर पीरियड कॉस्ट मीन्स के कॉस्ट आर आइडेंटिफाइड विद द पीरियड ऑफ टाइम इन विच दे आर इनकर्ड। ये टाइम पीरियड के साथ साथ इनकर होती हैं, ये किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के साथ साथ इनकर नहीं होती। जब ये टाइम पीरियड के साथ इनकर होती हैं, आप उसको एलोकेट नहीं कर सकते प्रोडक्ट पे, तो दैट बिकम्स योर पीरियड कॉस्ट। और सिंपली अगर मैं कहूँ आपको कि ऑल ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑल योर पीरियड costs are identified with the period of time in which they are incurred. अब आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एग्जांपल देख सकते हैं। यू हैव अ सैलरी एक्सपेंस, दीज आर इनकर्ड विद द पीरियड ऑफ टाइम। सेल सैलरीज हैं आपकी, जाहिर है आप महीने के बाद उनकी पेमेंट करते हैं। अब आपने कितनी प्रोडक्ट सेल की, कैसे हुई, ये आपके लिए इमटेरियल हो गया, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ नहीं है, ये आपकी किसके साथ है, टाइम पीरियड के साथ है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है जिसको आप मंथली बेसिस पे देते हैं। डेप्रिसिएशन है आपके ऑफिस में जो है टाइम पीरियड के साथ होती है, इसका प्रोडक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि इसका प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई हिस्सा नहीं है। नाउ दीज आर ऑल बेसिकली द थ्री टर्मिनोलॉजीज विच आर बीइंग यूज्ड इन द accounting: cost, value of any product or service, then product cost assigned to specific products, then period costs are identified with the period of time in which they are incurred. Now manufacturing cost. If anybody asks from you that what are the components required to manufacture a product, for example, I say this is a pen, how many components are required to produce this pen? I should directly say that there are 3 components involved in the production process of this pen: your computer, your buildings, whatever. There are 3 common things which are involved in it. One is your direct material, the other one is direct labor, and the third one is manufacturing overheads. ये 3 components होते हैं to produce any type of product or service. Now I should go in the detail. Direct material, that is your raw material, can be traced out in the finished product. अब कैसे? अब यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि for example this is a pen and that pen includes the plastic, आपके पास प्लास्टिक इसमें यूज़ की गई है, इसमें थोड़ा सा एक आयरन भी यूज़ किया गया है, स्टील इस पर यूज़ की गई है, इसमें इंक भी यूज़ की गई है। जब मैं ये सारे के सारे आपको कंपोनेंट्स गिनवा रहा हूं तो कॉमनली आई शुड से दैट दिस इज अ मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस पेन। और फिर मैंने ये पढ़ा कि दैट कैन बी ट्रेस्ड आउट इन द फिनिश प्रोडक्ट। प्लास्टिक आई कैन सी इजीली, इसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर छोटा सा स्टील भी लगा हुआ है, इसकी निप है, अगेन दिस इज अ स्टील निप। सो
any type of material that can be traced out in the finished product is called your direct material. One thing that is completed. कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी तरह की भी हो, उस पर डायरेक्ट मटेरियल, अब डायरेक्ट क्यों यूज किया जा रहा है, आई वुड एक्सप्लेन इन द लेटर स्लाइड. मटेरियल हर एक में यूज होगा. आप बिल्डिंग बनाएं, सीमेंट, दैट इज अ मटेरियल. रेत इस्तेमाल हो रही है, दैट इज अ मटेरियल. उसमें फिर जो है वो लोहे के बड़े बड़े रॉड्स लगाए जाते हैं, दैट इज अ मटेरियल. आपके पास लैपटॉप है, आप देख सकते हैं उसको फिजिकली देख सकते हैं कि प्लास्टिक की बॉडी है, उसकी अंदर उसके चादर स्टील की लगी हुई है, उसमें कंपोनेंट्स पता नहीं कितनी किस्म के लगे हुए हैं. दे कैन बी ट्रेस्ड आफ्टर द फिनिश प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड योर मटेरियल. फिर दूसरे नंबर पे डायरेक्ट लेबर. अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, आपकी लेबर होती है, काम कर रही है. अब ये पेन किसी ने बनाया है, दायरा मशीन खुद तो नहीं बना रही, फिर भी मशीन जितनी मर्जी ऑटोमेटिक हो जाए, आपको लेबर चाहिए इसको असेंबल करने के लिए, इसको पॉलिश करने के लिए, और पता नहीं क्या कुछ काम करने के लिए. बिल्डिंग की बात करूं तो लेबर वहां पे काम करती है. आपके जहाज बन रहे हैं, लेबर काम कर रही है. आपके कंप्यूटर्स बन रहे हैं, जहाज बन रही है. आपका मोबाइल बन रहा है, लेबर काम कर रही है. सो विदाउट लेबर यू कैन नॉट कंप्लीट योर प्रोडक्ट. So that is a basic component, second basic component of your finished product. जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, आप अगर फॉर एग्जांपल टीवी चैनल्स पे जाके देखें, नेशनल जियोग्राफिक पे देखें, अक्सर आपको दिखा रहे होते हैं कि कोई भी फैक्ट्री है, उसके अंदर काम कैसे हो रहा है. वहाँ पर लेबर ऑलरेडी काम कर रही होती है. किसी भी चैनल पे जाके देखें, आपकी जहाँ पर ये प्रोडक्शन प्रोसेस दिखाया जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है नेशनल जियोग्राफिक पे, वहाँ पर आपको गाड़ियाँ बनानी दिखाई जाती हैं. मेगा फैक्ट्रीज के नाम से बताया जाता है कि इन फैक्ट्रीज में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं. लेबर वहाँ पर होती है, काम कर रही है, लेबर फिजिकली इन्वॉल्व होती है. आप अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देख लें, लेबर उसके ऊपर काम कर रही है. जितनी मर्जी ऑटोमेटिक मशीन्स हो जाए, लेकिन लेबर स्टिल काम करती है. आपकी जो एक फॉर एग्जांपल एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, लेबर काम कर रही है उसके ऊपर. तो विदाउट लेबर यू कैन नॉट फिनिश योर प्रोडक्ट. देन थर्ड वन is manufacturing overheads. Manufacturing overheads are those which are very necessary for the production process, but these types of overheads cannot be traced out after completion of product. आपको बताया मटेरियल, आप देख सकते हैं मटेरियल, आप कह सकते हैं कि जी इसमें प्लास्टिक यूज़ की है, इसमें स्टील यूज़ किया गया है. बिल्डिंग की बात करें तो आप सीमेंट देख सकते हैं, सीमेंट लगी है, उसके ऊपर ईंटें लगी हैं. आपकी गाड़ी है, आपकी उसके ऊपर जाहिर है लोहे का बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है. आपके रबड़ के टायर हैं उसके ऊपर लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं. आपकी गाड़ी की पोशिश हुई है, उसमें आपका कपड़ा इस्तेमाल किया गया है, आप देख सकते हैं. लेबर ने उसके ऊपर काम किया है, आपको पता है कि लेबर ने इतना काम किया हुआ है. लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स, या जिनको आप कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, दे आर वेरी नेसेसरी for the production process. They becomes the part of your product, but they cannot be traced out after the completion of your product. उसके एग्जाम्पल आपके पास कौन कौन सी हैं, आप यहाँ पर देखें ज़रा. इनडायरेक्ट मटेरियल. अब ये वो मटेरियल है जिसको आप फिनिश प्रोडक्ट के बनने के बाद ट्रेस आउट नहीं कर सकते. जैसे कॉस्ट ऑफ ड्रिल्स, बिट्स जो आपके बर्मे लगे होते हैं, उसके आगे ग्लू इस्तेमाल किया गया होता है फर्नीचर को बनाने के लिए, उसको जोड़ने के लिए. उसमें कीलें लगी होती हैं, उसके ऊपर पॉलिश हो गई है, आप उसको ट्रेस आउट नहीं कर सकते. आपके पास ये फ़र्क होता है डायरेक्ट मटेरियल का और इनडायरेक्ट मटेरियल का. नाउ डायरेक्ट मटेरियल कैन बी ट्रेस्ड आउट, वेयर एज इनडायरेक्ट मटेरियल कैन नॉट बी ट्रेस्ड आउट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर प्रोडक्ट, एंड that becomes a part of your third component, which is your manufacturing overheads. Then indirect labor. Again, you have a direct labor,
which are physically involved in your production process, whereas indirect labor is that which is not directly involved on the production process of your product. वो physically खुद involved नहीं होते हैं, लेकिन उनके बगैर काम भी नहीं चल सकता, ये वो लेबर होती है. अब जैसे 10 लोग 10 लेबर एक मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो एक सुपरवाइजर होगा फॉर इंस्टेंस, अब वो सिर्फ उनको मॉनिटर कर रहा है कि वो काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन दैट सुपरवाइजर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस. वो फिजिकली मशीन के साथ कुछ नहीं कर रहा, वो फिजिकली टेक्सटाइल है तो धागे के साथ कुछ नहीं कर रहा, बट दैट सुपरवाइजर इज कंट्रोलिंग दोज 4 लेबर और 10 लेबर जो आपके 10 लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर वो खड़ा उनको देख रहा है. एक चीज ये होगी. दूसरा, आपके फैक्ट्री के गार्ड्स हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो आपकी इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट होंगे. स्वीपर्स हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो आपकी इनडायरेक्ट लेबर होगी. नाउ दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर हैज अ सेपरेट कंपोनेंट, whereas indirect labor is a part of your manufacturing overheads. Then and other manufacturing overheads, वो कौन से हो सकते हैं, अदर कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इन योर फैक्ट्री, आपके जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं, आपके टेलीफोन बिल है फैक्ट्री के अंदर, आपका गैस यूज हो रही है फैक्ट्री के अंदर, आप फैक्ट्री टैक्सेस पे कर रहे हैं, फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवाई है आपने, और फिर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जिस प्लांट पे काम हो रहा है वो भी तो डेप्रिसिएट कर रही है ना. सो वट एवर द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ योर प्रोडक्ट other than your direct material and direct labor, that becomes a part of your manufacturing overheads. कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, कोई भी whatever I am saying, कि कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान आपकी कॉस्ट इनकर हुई है, वो आपकी ना तो डायरेक्ट लेबर है ना डायरेक्ट मटेरियल है, तो फिर आप उसको तीसरी कैटेगरी में लिखेंगे. अब देखें, मैंने कहा आपको सुपरवाइजर के बगैर काम नहीं कर सकते, लेबर काम नहीं करेगी, तो सुपरवाइजर होना ज़रूरी है. उसके बगैर आपकी प्रोडक्ट बनेगी तो ख़राब बनेगी. इनडायरेक्ट मटेरियल, ज़ाहिर मैंने कहा कि फर्नीचर का बिजनेस है तो नेल्स भी यूज़ होते हैं, कीलें जो यूज़ होती हैं, आपकी ड्रिल मशीन यूज़ होती है, आपकी पॉलिश यूज़ होती है, इसके बगैर आप फर्नीचर जोड़ ही नहीं सकते. ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपको, इसके अलावा और पता नहीं कितने प्रोसेसेस हैं. जहाज़ भी बन रहा हो तो उसके अंदर भी ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. फिर इसके अलावा और मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. दीज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स फैसिलिटेट टू योर प्रोडक्शन प्रोसेस. अब ये नहीं होंगे, आप गैस ना हो तो आप कैसे काम कर सकते हैं, बिजली नहीं होगी तो आपकी मशीनें कैसे चलेंगी, फ़ोन्स पर आपने ऑर्डर्स लेने होते हैं, ऑर्डर्स देने होते हैं, आपने बताना होता है कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना रॉ मटेरियल आप आगे भेज रहे हैं. They are all done through telephones. So that is the main process. So आप अगर कहें कि any product that is produced through your number 1 direct material, that is required, direct labor must be required, and third one is your manufacturing overheads. इनके बगैर आप कोई भी काम कर ही नहीं सकते. लेबर चली जाए आपका काम नहीं होगा. मटेरियल के बगैर आप क्या बनाएंगे? आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स नहीं है, तो आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते. है बिजली नहीं है, कैसे कर लें आप मटेरियल से जो मर्जी करना है, नहीं बना सकते. गैस है, मशीनें गैस पे चलती हैं, नहीं बना सकते, गैस नहीं है. तो आई वुड से कि your cost of product involved 3 basic type of cost: material cost, direct labor cost and factory overheads cost. ये 3 चीज़ें मिलके आपके एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को बनाती हैं. फिर आप कहते हैं कि अब हमें अपनी प्रोडक्ट इतने की पड़ी है, ये इसकी टोटल कॉस्ट आई है.
So I hope now you can easily understand that if anybody in your interview asks you that, for example, this is your table, how many components are required to furnish this table, you can easily say, sir, there are 3 components required to manufacture this table. One is your direct material, the other is your direct labor, and third one is your manufacturing overheads. अब आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या फ़र्क है, यहाँ पर तो आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ अ डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट इज़ अ डायरेक्ट लेबर, बट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बोथ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक डिफरेंशिएशन इसकी दे दूँ, डिफरेंशिएट कर दूँ कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से अप टू सेल पॉइंट तक है। जितने भी सेल पॉइंट तक आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, तो दे आर ऑल द पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। सेल पॉइंट से ऑनवर्ड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। दिस इज डिफरेंस बिटवीन अ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड अ पीरियड कॉस्ट। इसी चीज़ की हमने डिफरेंशिएशन की है, इसलिए मैंने आपको शुरू में वो टर्मिनोलॉजीज बताई हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। अब ये जितनी भी कॉस्ट आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर जो टाइटल दिया गया है आपके पास, इट मीन्स दैट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। अब इसके बाद जितनी भी कॉस्ट आपकी आएंगी वो सारी की सारी आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगी। और ऑपरेटिंग मीन्स के बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपके जितने एक्सपेंसेस होते हैं, ये तो प्रोडक्ट बनाने के लिए बन गई है प्रोडक्ट, देन उसको सेल करने के लिए, आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ योर पीरियड कॉस्ट, जिसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। सो आई होप नाउ दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट बनानी हो तो उसके लिए 3 तरह की कॉस्ट चाहिए होती है। सो नेक्स्ट वन, इफ आई से दैट वी हैव टू मेक अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने बनाना है, जो शुरू में आपने जो लिखा था, जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपके पास एक जो मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी मर्चेंडाइजिंग बिजनेस था, यू हैड अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड। स्टिल वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड, बट नाउ एट दिस स्टेज वी हैव प्रोडक्शन प्रोसेस। उससे पहले हमने सिंपल एक मैन्युफैक्चरर से परचेज किया और उसको सेल आउट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल वी आर नाउ मैन्युफैक्चरर, तो फिर आपने कैसे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कॉस्ट को ऐड अप करना होता है। लेट मी टेल यू एट दिस स्टेज, आपके पास फर्स्ट वन डायरेक्ट मटेरियल। आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। अब दैट इज योर रॉ मटेरियल, एक रफ आपके पास मटेरियल मौजूद है। अब आपने उसकी कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना है कि इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपका कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ। आपके पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 1 जनवरी आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था पहले, अब उस बिजनेस में हम मैन्युफैक्चरिंग करते जा रहे थे, तो आपके पास रॉ मटेरियल 31 दिसंबर को ऑलरेडी पड़ा हुआ था, जो अब वो एंडिंग इन्वेंट्री बन गई थी उसकी। अब जब आप नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ, ये नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट हुआ, तो आपने देखा कि हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, आपने फॉर एग्जांपल फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, आप फर्नीचर बना रहे हैं आप, तो आपके पास जो वुड थी वो ऑलरेडी पड़ी थी। कितनी पड़ी थी? दैट डिड कॉस्ट 500 रुपीज़, 500 की आपके पास वो प्रोडक्ट ऑलरेडी पड़ी थी, बट दैट प्रोडक्ट वाज नॉट सफिशेंट फॉर योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपको कहीं से ऑर्डर आया फर्नीचर बनाने के लिए, तो आपने देखा कि हमारे पास वुड ऑलरेडी पड़ी ही कितनी है, एंड यू हैव सीन इन योर स्टोर दैट देयर इज ओनली वुड अवेलेबल फॉर ₹500, तो आपके वो ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए सफिशेंट नहीं है। देन यू परचेज्ड मटेरियल मोर एंड दैट वाज अ कॉस्ट ऑफ 1000। आपने 1000 का और ख़रीद लिया। जो वुड थी, जो लकड़ी थी, जो रॉ आपने फॉर एग्जांपल कोई दरख्त ही खरीद लिया था,
उसकी फिर आपने कटाई करनी थी, उसको सीधा करना था, तो यू परचेज्ड 1000 मोर। अब 1500 का आपके पास वो मटेरियल, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इस 1500 के मटेरियल में से आपने वो ऑर्डर पूरा करना है, ठीक है। तो आपने कंज्यूम यूज कितना किया, 1300 का, ये 200 का बाकी ऑलरेडी आपके पास बच गया। अब इसको आप कहेंगे कि डिडक्ट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री December 31। एक साल में आपने कहा जी आपने 1300 का यूज़ किया, अब ये आपकी 31 दिसंबर को 200 का बच गया हुआ है। अब ये 200 का नेक्स्ट ईयर जाके 1 जनवरी को ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगा, जैसे ये 500 था। सो मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल यूज्ड दैट इज 1300। आपने टोटल कितना यूज़ किया, 1300 का। ये मटेरियल जो आपका पहला कंपोनेंट था वो आपने कंप्लीट कर दिया हुआ है। देन डायरेक्ट लेबर, यू एडेड 1000 लेबर, जो वहाँ पे लेबर काम कर रही थी उसके वेजेस बने हैं 1000 के। तो टोटल आपके पास अब मटेरियल और लेबर इन दोनों को मिलाया आपने, तो दैट इज कॉल्ड योर प्राइम कॉस्ट। इन दोनों को आप ऐड करें, यानी आप मटेरियल प्लस लेबर इन दोनों को ऐड करें तो ये आपकी प्राइम कॉस्ट बनती है। ये हर जगह यूज़ की जाती है। जब आप मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज़ें बाद में यूज़ की जाएंगी। सो यू कैन सी दैट हाउ द मटीरियल वी हैव टेकन अप एज ए मटीरियल यूज्ड, कितना आपने मटीरियल यूज़ किया प्रोडक्शन प्रोसेस में। एंड देन डायरेक्ट लेबर, आपने लेबर को कितनी पेमेंट की, तो आपकी लेबर भी इंगेज हो चुकी है, दैट बिकम्स नाउ अ प्राइम कॉस्ट। आपकी 2300 की ये प्राइम कॉस्ट बनी है। हम क्या बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब इसको मैं कैसे कहूँ, व्हाट आई एम सेइंग कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, आप इसको अगर सेपरेटली कहें गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, आपने जो चीज़ें बनाई हैं गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, उनकी कॉस्ट कितनी है, हम वो कैलकुलेट करें। आपने जो चीज़ें बनाई हैं सेल करना दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, क्योंकि उनमें से सारी चीज़ें सेल नहीं होंगी, उसमें से कुछ चीज़ें सेल होंगी आपकी। हो सकता है 80%, 90% सेल हो जाए आपकी, 95% सेल हो जाए, लेकिन आपने कितनी बनाई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ देयर कॉस्ट, कि आपने जितनी चीज़ें बनाई उनकी कॉस्ट कितनी है। तो आपके पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मिलकर बनता है आपका मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इन तीनों को मिलाकर आपकी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। अब हर एक की कॉस्ट कितनी कितनी है, उन तीनों को ऐड करके आपने गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कर दी, दैट बिकम्स योर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी CGM, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। नाउ तीसरा जो कंपोनेंट है आपका प्राइम कॉस्ट में, आपने वो ऐड करना है। नाउ लुक एट दिस थर्ड कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आपके पास indirect material which is very necessary for your production, but that cannot be traced out. When you cannot be traced out, it means that is a part of your manufacturing overheads. एक चीज इसमें और आपको बताता चलो जो indirect material है उसके हवाले से, कि sometimes some organizations say that we can differentiate our direct material, indirect material based upon their value, बेस्ड अपॉन देयर कॉस्ट। अगर आपकी फॉर एग्जांपल पॉलिश की, नेल्स की, इनकी मटेरियल की कॉस्ट बहुत हाई है, तो आप उसको सेकंड कैटेगरी मटेरियल कह सकते हैं, कि मटेरियल 1 जो मेन है, मटेरियल 2 जो आपकी दूसरी चीज़ें। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस टू बिजनेस, कि वो कैसे कहते हैं। वो कहते हैं कि जी जब कॉस्ट हाई है तो वी कैन नॉट से दैट दिस इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल आपका वो है कि जिसकी कॉस्ट भी लो होगी। अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की। इनडायरेक्ट लेबर, सेम सुपरवाइजर हो सकते हैं आपके, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस जो आपके टेलीफोन, बिजली और उसके बिल्स थे, देन इंश्योरेंस एक्सपेंस,
आपने फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवाई थी, तो आपके इन सब को आपने जब ऐड अप किया तो दैट इज़ अ टोटल कॉस्ट ऑफ योर 500। आपके जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स थे दैट दे डिड कॉस्ट 500 रुपीज़, 500 उनकी कॉस्ट थी। तो आप इसमें जो 2300 है उसमें 500 आपने ऐड किया, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी कितनी हो गई है? 2800 टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब ये आपकी दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये जब आप मटेरियल प्लस लेबर प्लस FOH इन तीनों को शामिल करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को शामिल करते हैं, तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है आपकी। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड? ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेकिन जो चीज़ें बन जाती हैं हमने वो देखनी है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि इन तीनों चीज़ों को मिलाएं और आपकी प्रोडक्ट सारी की सारी कंप्लीट हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये ऐसा नहीं है। आपके पास ये तब होंगी जब ये चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं। हेयर आपके पास पास्ट टेंस यूज़ किया गया, इट मीन्स कि चीज़ें आपने बना ली हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो बनाने के लिए यूज़ होती हैं। आपने इतनी कॉस्ट लगा दी, मटेरियल की कॉस्ट इतनी लगा दी, लेबर की कॉस्ट इतनी लगा दी, फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपने इतने लगा दिए, तो ये आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। वो पूछ आपसे रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के आपने चीज़ें जितनी बनाई हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें आपकी बन गई हों, जो आपने बनानी है वो क्या होंगी। अब यहाँ पर इसको देख लें कि ये टोटल कैसे आपने किया है। ये वही सारी चीज़ें आपके पास मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज्ड, टोटल अवेलेबल फॉर यूज़। इसमें से 200 का आपका बाकी बच गया, आपने यूज़ कितना किया? 1300 का। फिर इसमें में आपने ऐड किया 1000 डायरेक्ट लेबर का, देन आपने तीनों को ऐड किया, तो तीनों को ऐड करने के बाद आपके 500। तो अब इन तीनों को आपने ऐड किया तो टोटल आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है दैट इज़ 2500। ये आपकी 2500 टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अब हम जा किसकी तरफ रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सोचें एक प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑलरेडी काम हो रहा होता है, लगातार काम चल रहा होता है, काम चल रहा है, काम करते जा रहे हैं आप लोग। अब थोड़ा सा आपको ये बताता चलूं, आपने ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो कर ली है और हम रुके हुए हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे। आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे हम रुके हुए हैं, लेकिन दरमियान में दो टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं। एक तो हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है, व्हाट इज अ प्राइम कॉस्ट। प्राइम मींस दिस इज अ प्राइम कॉस्ट। ये आपकी सबसे प्रायोरिटी पे कॉस्ट होती है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। आप अगर पीछे देख लें तो आपके पास 1300, दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट, 1000 लेबर, दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट, वेयर एज योर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स have only 500. So it means कि prime cost means it is a very bigger cost and it is based upon a priority. आपके पास prime cost में कौन सा आता है? direct material plus direct labor, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आती है। इसको आप प्राइम कॉस्ट कहते हैं। आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, तो फिर आपने डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड अप करना है, उसके बाद आपके पास प्राइम कॉस्ट आएगी। सेकंड इज योर कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कन्वर्ट से निकला है कि दैट कॉस्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट। आप उस मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट कॉस्ट इज यूज्ड फ्रॉम मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो आपके पास डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग
ओवरहेड्स। ये इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट अ कन्वर्जन कॉस्ट। अब आपके पास डायरेक्ट लेबर इसमें कॉमन है। प्राइम क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत हाई है, कंपैरेटिवली आपकी जो है वो मैन्युफैक्चर जो आपके दूसरा जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से ज़्यादा थी इनकी कॉस्ट। आपके पास 1300 मटेरियल की कॉस्ट थी और 1000 आपकी लेबर की कॉस्ट थी, तो ये इनकी प्रायोरिटी इसलिए ज़्यादा है। प्राइम मीन्स के हाई कॉस्ट। कन्वर्जन दैट इज यूज्ड फॉर अ कन्वर्जन आर कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ये कन्वर्जन इसलिए आया आपके पास कि ये कन्वर्ट कर रहा होता है आपके मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में। आपके लेबर कन्वर्ट कर रही है और आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो जब आप लेबर और FOH को ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स को या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को ऐड करते हैं, तो आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट आती है। सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच आर बीइंग यूज्ड ऑल द टाइम इन योर अकाउंटिंग। जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ये इसकी फैमिलियरिटी होगी, फिर आपके लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग भी ईजी होगी। लेकिन हम यहाँ पर हमने क्योंकि अपनी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं और इनकम स्टेटमेंट में आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से आपने एक सेल वाला कंपोनेंट निकालना होता है, फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट पे आते हैं। तो हम इस इनकम स्टेटमेंट के लिए ये सारा का सारा प्रोसेस कर रहे हैं। तो जब आप सर्विसेज बिजनेस से ट्रेडिंग पे आए और ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में आए, तो फिर आपके पास ये कंपोनेंट्स आते जा रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि कॉस्ट क्या होती है, आपका डायरेक्ट मटेरियल क्या हुआ, डायरेक्ट लेबर क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या हुए। इन तीनों को आपने टोटल किया तो फिर आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। अब उसमें से चीज़ें जो बन जाती हैं तो फिर आप देखते हैं कि उनकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है। कुछ चीज़ें जल्दी बन जाती हैं, कुछ देर से बनती हैं। आपका ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, बनती जा रही है तो मैन्युफैक्चर होती जा रही हैं। अभी प्रोसेस में है तो अभी आपका वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है। और मैंने दिखाया आपको कि प्राइम कॉस्ट में क्या होती हैं, जिसमें आपके पास डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल आता है, और कन्वर्जन में आपकी कन्वर्ट करने के लिए मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में यूज़ की जाती हैं, तो आपके पास डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं। नाउ cost of goods manufactured, this is a continuing page in which you had 2800 total manufacturing cost। आपने देखा होगा आपके पास 1300, 1000 and 500, इन तीनों का आपने टोटल किया, that was equal to your 2800, that is your total manufacturing cost। यानी आपके पास मटेरियल, लेबर और FOH इन तीनों को आपने ऐड किया तो दैट इज इक्वल टू योर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2800 है, इसमें आपने ये 500 ऐड किया और आप देखें द सेंटेंस इज यूज्ड ऐड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑलरेडी पिछले साल काम हो रहा था, लेकिन ये चीज़ें अभी फिनिश प्रोडक्ट में आपकी कन्वर्ट नहीं हुई थी, ये आपकी मैन्युफैक्चर नहीं हुई थी, इनके ऊपर अभी काम रहता था। हो सकता है आप फर्नीचर बना रहे हैं, इसके ऊपर पॉलिश रहती थी। जब ये फिनिश प्रोडक्ट मीन्स कि आपने इसको ऊपर पॉलिश करके इसको सेलेबल बना दिया, तो दैट इज़ योर मैन्युफैक्चर्ड। ये वो उसका मतलब ये होता है कि आपने चीज़ें बना दी हैं। बना दी है मीन्स कि ऑलरेडी कंप्लीटेड, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी 5% काम भी रहता है, इवन के 1% भी रहता है, तो वो आपका भी प्रॉपर मैन्युफैक्चर नहीं हुआ। जब आपको मैन्युफैक्चर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि स्टिल दैट इज वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस यानी काम आपका भी प्रोसेस में है। तो आपने देखा कि जब आपका 31 दिसंबर आया था, तो उस 31 दिसंबर में आपका काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। जब आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ था, काम
साल आपका ख़त्म हो गया तो आपने उसको लिख दिया ऑन 31st, यानी आपका वर्क इन प्रोसेस आपने उसको लिखा, और December 31st, तो इसका मतलब ये आपका एंडिंग वर्क इन प्रोसेस था कि नेक्स्ट ईयर यही आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो जाएगा कि फिर आपने जब काम शुरू करना है तो फिर इसको शामिल करना है, काम को इसके ऊपर पहले काम करना है, बाकी साथ साथ काम और चलते रहेंगे आपके। आपने 500 का आपके पास फर्नीचर ऑलरेडी ऐसा पड़ा हुआ था कि जिसके ऊपर थोड़ा सा काम अभी बाकी था, 80% या 90% वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड था, 10% ही क्यों ना कंप्लीटेड हो, तो वो आपका इन प्रोसेस में आ गया था, आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया हुआ था, तो वो आपका 500 ये है। इसको ऐड किया 2800 को आप और स्टिल वर्क इन प्रोसेस में लेके आए, तो टोटल आपका वर्क इन प्रोसेस, सब टोटल कहें या टोटल वर्क इन प्रोसेस, इस वक्त कितने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है, 3300। आप काम कर रहे, काम करते जा रहे, आपका कुछ ऑलरेडी काम पड़ा हुआ था जिसके ऊपर काम करना था, आपने उसके ऊपर भी शुरू कर दिया, प्लस आपने इस साल और भी शुरू कर दिया, तो टोटल इस वक्त आपका वर्क इन प्रोसेस में कितना है, 3300। अब जब आप पहुंच गए हैं 31 दिसंबर पे, तो आपने चेक ये किया कि इस 33,000 में से 300 का काम नहीं हुआ, आपने 3000 का काम मुकम्मल कर दिया हुआ है। आपने फर्नीचर जो बनाना था वो बना दिया हुआ, उसकी कॉस्ट कितनी आपको पड़ी, 3000। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये जो आपने चीज़ें बना दी हैं वो 3000 है। अब जिनके ऊपर स्टिल अभी काम रहता है वो 300 है, क्योंकि आपका क्लोजिंग ईयर आ गया था, 31 दिसंबर आ गया हुआ था, तो अब ये आपकी 300 का आपका वर्क इन प्रोसेस में रह गया और आपने काम कंप्लीट 3000 का कर दिया। अब ये जो 3000 है ये नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को ये आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो जाएगा। और आप क्या चाहते थे, आपने देखना ये था कि हमने काम शुरू किया, काम मुकम्मल कर दिया, कितना काम मुकम्मल हुआ, कितनी प्रोडक्ट आपकी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई हैं, तो उनकी कॉस्ट कितनी है, 3000 तक का आपने काम कंप्लीट कर दिया है, 3000 तक का आपका काम कंप्लीट हो चुका है। सो यू हैव कैलकुलेटेड वन थिंग which is your cost of goods manufactured. We have to calculate basically cost of goods sold. ये तो वो चीज़ें थी 3000 की जो आपने कैलकुलेट की थी, जो आपने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान बनाई हैं। अब इसमें से आपने जो चीज़ें सेल करनी हैं उनको आपने चेक करना है। आपके पास सेम मटेरियल, इसकी आपके पास 1 जनवरी को एक इन्वेंट्री आई कि ये आपका मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ था। फिर वर्क इन प्रोसेस 1 जनवरी, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी आप काम कर रहे थे, तो फिर आपने इसमें जो आपका अभी स्टिल वर्क इन प्रोसेस, जो आपका फिनिश प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं हुई थी, उसकी भी एक इन्वेंट्री पड़ी थी, तो उसको भी आप वर्क इन प्रोसेस में ले, काम उस पर भी शुरू कर दिया, उसमें से आपने फिनिश कर दिया। देन अगेन तीसरी कैटेगरी आपकी फिनिश्ड गुड्स 1 जनवरी। ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर दी हुई थी पिछले साल, लेकिन ये सेल नहीं हुई थी। अब यही केस है ना, फॉर एग्जांपल आपने 4000 की चीज़ें बनाई थी, कंप्लीट हो गई थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बना दी थी, लेकिन उसमें से सेल कितनी, 3000 की, 1000 आपका स्टिल रिमेनिंग है। व्हाट डू वी मीन बाय दिस, कि 1000 की चीज़ें अभी सेल नहीं हुई। ये कब सेल नहीं हुई थी, आपकी दिसंबर 31 को ये सेल नहीं हुई थी। तो जब ये दिसंबर 31 को सेल नहीं हुई थी तो आप इसको नेक्स्ट ईयर सेल कर लें। जब नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे तो ये आपके पास क्या होगी, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 1 जनवरी 1000। इस साल आपने कंप्लीट कितनी की हैं, जो बनाई हैं 3000, तो टोटल अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल,
कि अब आपके पास 4000 की ऐसे फर्नीचर पड़ा हुआ है जिसको आप सेल कर सकते हैं। ये आपका फिनिश्ड है हर तरीके से, पॉलिश भी कर दिया हुआ है, नेल्स भी लग गए हैं, हर चीज़ की पोशिश भी कर दी है, हर काम आपने कंप्लीट कर दिया हुआ है। तो इस 4000 में से आपने सेल करना, हो सकता है सारे का सारा सेल हो जाए आपका, हो सकता है आपका सेल ना हो सारा। नाउ वी अज्यूम कि 500 का सेल नहीं हुआ, आपने 500 का सेल नहीं कर सके आप, लेकिन सेल कितने का हो गया? 3500 का। हमें ये आइटम चाहिए था अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3500, 3500 ये वो अमाउंट थी जिसको आपने सेल किया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उनकी कॉस्ट कितनी थी? आपके पास सेल के लिए कितने बन गई थी मटेरियल? सेल के लिए कितनी आपके पास प्रोडक्ट्स बन गई थी? 4000 की। कितनी सेल नहीं हुई? 500, जो नेक्स्ट ईयर आप ऐड कर देंगे और नेक्स्ट ईयर उसको सेल कर देंगे। लेकिन आज आपने साल के एंड तक कितने की चीज़ें सेल की? 3500 की। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने इसको बनाना था। सो नाउ एट दिस स्टेज वी हैव 3500 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या आप अगर पिछले लेक्चर की तरफ देखें, जब ट्रेडिंग यूज़ किया जाता था तो हमारे पास था कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड, तो आप इसको भी कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड 3500 की। नाउ दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फ्लो कि आप क्या करते हैं, मटेरियल उसको कहाँ लेकर जाते हैं? वर्क इन प्रोसेस, यानी वर्क इन प्रोसेस, काम में ले गए हैं मटेरियल को, काम में ले गए, मटेरियल के ऊपर काम शुरू कर दिया, प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ है। देन डायरेक्ट लेबर, आप लेबर को काम पर ले आए हैं, लेबर ने आपके मटेरियल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और थर्ड कैटेगरी आपकी है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, कि अब आपने जो आपके तीसरी टाइप थी कंपोनेंट की आपकी कॉस्ट की, उसको भी आप काम में ले आए हैं। आपने इस सारे मटेरियल, लेबर, एफएच, इन तीनों को आप वर्क इन प्रोसेस में ले आए हैं। यही वर्क इन प्रोसेस आपका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है और इसी फिनिश गुड्स में से आप चीज़ें सेल करते हैं। उनकी कॉस्ट कितनी है जो आपने सेल कर दी? दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही प्रोसेस आपका हर जगह पे अप्लाई होता है, हर जगह आप यही काम कर रहे होते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। हाँ, इसमें ये हो सकता है आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, आपके पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, फिर आपके पास ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, आपके पास एंडिंग फिनिश्ड गुड्स, ये हो सकता है। वर्क इन मटेरियल, आपके पास ओपनिंग हो सकता है, एंडिंग मटेरियल आपके पास हो सकता है। ये चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। ओपनिंग में आपने परचेजेस ऐड की, आपके पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ, उसमें से जो नहीं यूज़ हुआ वो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री बन गई है, और जो यूज़ हो गया आप उसको वर्क इन प्रोसेस में ले आए। फिर आपके पास ऑलरेडी वर्क इन प्रोसेस पड़ा हुआ था, उसमें आपने इन तीनों के कंपोनेंट्स ऐड किए, तो टोटल वर्क इन प्रोसेस हो गया। अब उसमें से आपने चीज़ें फिनिश कर दी हैं, काम मुकम्मल कर दिया, फिनिश प्रोडक्ट हो गई हैं, जो नहीं हुई वो आपका एंडिंग वर्क इन प्रोसेस हो गया। फिर फिनिश प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके पास पड़ी थी, जो पिछले साल सेल नहीं हुई थी, वो ओपनिंग, इसमें आपने जो अभी बनाई है वो ऐड करेंगे। अब उसमें से आपने सेल करनी है, तो आपने वो जो सेल कर दी है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो नहीं सेल हुई वो आपकी एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हो जाएगी। यही आपका प्रोसेस होता है, यही टोटल वैल्यूज आपकी होती हैं। अब आपके पास अगर मैं कहूं यहां पर मटेरियल आपका कितने का यूज हुआ? 1300 का। आपके पास लेबर कितनी यूज हुई?
1000 की, और आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने यूज़ हुए, तो टोटल आपके पास कितना हो गया 2800। आपके पास ऑलरेडी वर्क इन प्रोसेस भी पड़ा हुआ था, आपने उसको ऐड किया, फिर उसमें से आपने चीज़ें मुकम्मल कर दी, वो आपकी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई, और उस फिनिश प्रोडक्ट को आपने फिनिश गुड्स में से आपने चीज़ें सेल की, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 3500, यहाँ पर आपके पास 3500 इसकी आपने चीज़ें सेल की हैं। जो आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड, जो आपने चीज़ें परचेज़ की थी उनकी कॉस्ट कितनी थी, अब इसमें आपने ये चीज़ें ऐड की हैं तो अब आपकी ये कॉस्ट आ रही है। आपकी फाइनल रिक्वायरमेंट ये थी। अब आपसे अगर कहा जाए, आपको क्वेश्चन सारे का सारा दे दिया जाए, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके पास, ओपनिंग मटेरियल, परचेजेस, एंडिंग मटेरियल, आप मटेरियल यूज्ड आप खुद निकाल लेंगे, डायरेक्ट लेबर आपको बताई जाए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के कंपोनेंट्स बता दिए जाएं आपको, फिर आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बता दिए जाए, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस बता दिए जाए, फिर आपको ओपनिंग फिनिश गुड्स बता दी जाए, एंडिंग फिनिश गुड्स बता दी जाए आपको, फिर उसमें से ही आपको कहा जाए कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको कहा जाए कैलकुलेट CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आपको इस सारे प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। You are still unable to calculate cost of goods sold until unless you complete all of your process started from raw material, labor, FH to work in process to finished goods to cost of goods sold। आपको ये सारे का सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस एंड स्टेज पर आप पहुंच सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं पहुंच सकते। आपके लिए ज़रूरी है कि आप सारे प्रोसेस से होके जाए। क्वेश्चन आपको सिर्फ ये कहा गया कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस रॉ मटेरियल, लेबर, FH, वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग फिनिश गुड्स, एंडिंग फिनिश गुड्स, देन आप कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आपको सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चाहे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। नाउ व्हाट कुड बी द जर्नल एंट्रीज, इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। आपको अगर ये सारे का सारा काम करना है तो क्या उसकी जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं। आपने मटेरियल परचेज किया, क्या करेंगे, मटेरियल डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, ऐसे ही होगा ना। आपने मटेरियल को डेबिट किया और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया, या कैश है तो कैश कर देंगे। आपकी ये जर्नल एंट्री चलती रहेंगी। अब मटेरियल आपके पास है, मटेरियल को आपने कहाँ लेके जाना है, वर्क इन प्रोसेस में। आपके पास प्रोसेस क्या है, मटेरियल कहाँ गया, वर्क इन प्रोसेस में, लेबर कहाँ गई, वर्क इन प्रोसेस में, और FOH कहाँ गए आपके, वर्क इन प्रोसेस में। इसका मतलब ये हुआ कि आप इन सब चीज़ों को वर्क इन प्रोसेस में लेके जाते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आपके पास वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। इसका मतलब आप मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में ले गए। अमाउंट क्या थी आपकी 1300, 1300, ये आपने इसकी जर्नल एंट्री कर दी है। मटेरियल आपका कहाँ चला गया है, आपने काम कंप्लीट कर दिया। दूसरा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और लेबर क्रेडिट, 1000, 1000 आपने ये कर दिया। इसको नॉर्मली लेबर को कहा जाता है पेरोल, इसको पेरोल बोला जाता है, इसलिए आप यहाँ पर लेबर के बजाय पेरोल यूज करेंगे। तीसरा आपके पास है कंपोनेंट FOH का। अगेन इसके लिए भी
वर्क इन प्रोसेस डेबिट और FOH एक्सपेंसेस जो हैं आपके वो क्रेडिट। अब 500 इसकी अमाउंट थी, 500 इसकी अमाउंट थी, आपने ये काम कंप्लीट कर दिया। अब इन तीनों कंपोनेंट्स को आप कहाँ पे ले गए? वर्क इन प्रोसेस में। अब आप देखें कि आपके पास टोटल वर्क इन प्रोसेस में कितनी अमाउंट मौजूद है। आपके पास 1300, 1000, 500, तो टोटल आपके पास इन सब की अमाउंट बनती है 2800। इस 2800 को आप वर्क इन प्रोसेस में ले गए। ऑलरेडी आपके पास वर्क इन प्रोसेस मौजूद भी था। अब वर्क इन प्रोसेस से आप कहाँ जाते हैं? आपके पास सेकंड क्या होता है? ये वर्क इन प्रोसेस आपका कहाँ जाता है? फिनिश्ड गुड्स में ले जाएं इसको भी। क्या करेंगे आप? फिनिश्ड गुड्स डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? अब आपका वर्क इन प्रोसेस, इसको क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट चेक कर लें कि अमाउंट आपकी कितनी थी। आप कितनी अमाउंट फिनिश गुड्स में लेके गए? लेट्स गो बैक एंड सी कि आपके पास फिनिश गुड्स में कितनी अमाउंट थी जिसको आपने ऐड किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 3000, तो फिर आपके पास यहां पर अमाउंट आएगी 3000 की। आप फिनिश गुड्स में आ चुके हैं। फाइनली फिनिश गुड्स से आपकी प्रोडक्ट कहाँ जाती है? सेल कर देते हैं आप। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है। तो फिर क्या करेंगे? आपके पास एक ये पार्ट बन गया, दूसरा पार्ट आपका ये बन चुका है, तीसरा इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? आपके पास CGS 3500 से डेबिट और फिनिश्ड गुड्स 3500 से आपने क्रेडिट कर दी। तीसरी एंट्री आपकी ये हो गई। यही आपके कंपोनेंट्स होते हैं। मटेरियल कहाँ गया? वर्क इन प्रोसेस में। लेबर कहाँ गई? वर्क इन प्रोसेस में। FH कहाँ गए? वर्क इन प्रोसेस में। अब वर्क इन प्रोसेस से काम कंप्लीट होके कहाँ गया? फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स में से ही चीज़ें आपने सेल करनी है, तो फिनिश गुड्स कहाँ गई? आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। यही स्टेप आपका यहाँ पर मौजूद है कि आपका मटेरियल, लेबर और FOH ये सारे के सारे कंपोनेंट्स कहाँ जा रहे हैं? आपके वर्क इन प्रोसेस में। वर्क इन प्रोसेस आपका कहाँ जा रहा है? सारे का सारा फिनिश गुड्स में। और फाइनली फिनिश गुड्स आपका कहाँ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। सो दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम मटेरियल टू अप टू फिनिश गुड्स एंड देन सेलिंग दैट फिनिश गुड्स। आपने सारे का सारा काम यही करना होता है। आपने अपने सारे का सारा काम मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ से कैलकुलेट करना होता है। अब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? गोइंग बैक अगेन टू आवर प्रीवियस लेक्चर कि आपने अपनी नेट इनकम चेक करनी होती है। अब हो सकता है आपके पास ये जो 3500 की अमाउंट है, आपके पास ये जो 3500 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड CGS कह रहे हैं आप इसको, इसमें आप 1500 और ऐड करें तो टोटल आप कहेंगे जी 5000 की मैंने अपनी सेल की है। तो फिर आपके पास ये जो CGS है इसलिए आप कैलकुलेट करते हैं ताकि आप देखें कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। फिर आप उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि अब आपकी सेल्स, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है। आपने सारे का सारा काम यही करना है। आपकी ये जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं ये आपको बता रही होती हैं हर स्टेप पे कि आपने क्या काम कर दिया हुआ, क्या काम आपको हो चुका है, अब आपने फर्दर और काम क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप आप ये कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस देखें। ये अमाउंट आपकी 2800 की है वर्क इन प्रोसेस में। यहाँ पर आपके पास फिनिश गुड्स में ये जो वर्क इन प्रोसेस गया वो 3000 का गया। 200 कहाँ पे? वो स्टिल वर्क इन प्रोसेस में। अब यहाँ पर आपके पास फिनिश गुड्स जो है 3000 है, लेकिन यहाँ पर आपके पास 3500 आ रहा है CGS में। ये तो 500 और बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1000 ऑलरेडी पड़ा हुआ था। दैट वाज अ कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट।
टोटल आपके पास 1000 थी, आउट ऑफ दैट 1000 यू हैव सोल्ड 3500। अब आपके पास 3500 मीन्स कि दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने चीज़ें ये सेल कर दी हैं, जो 500 है दैट इज स्टिल लेफ्ट, आप नेक्स्ट ईयर जो 1 जनवरी आएगा उसमें आप इसको सेल कर देंगे। नाउ दिस इज अ बेसिक इनकम स्टेटमेंट in which you can see total 10,000 is your sales revenue, and out of that you have deducted 3,500 as a cost of goods sold. The remaining amount is your 6,500 which is your gross profit. आपके पास सेल्स 10,000 की आपने, बनाई कितने की थी? वो चीज़ें जो आपने सेल की हैं that did cost 3,500। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ रहा है 6,500 का। फिर इसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, माइनस किया इनको तो अब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 6,280। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लें या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो मैंने आपको शुरू में बताया। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यू हैड इंटरेस्ट एक्सपेंस 40 एंड अदर इंटरेस्ट इनकम 30। आपने भी ज़ाहिर है किसी को लोन दिया हुआ था, तो ये वो ऐसे कंपोनेंट होते हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस, तो आप यहीं पे उसको कर रहे थे। दरमियान में डिफरेंस आपका 10 का है, इट मीन्स दैट यू हैव अ नेट इंटरेस्ट इनकम 10, वो आपने इसमें से माइनस की, नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 वो आपने माइनस किया, तो अब अर्निंग बिफोर टैक्स आपके पास आ गया 6,270। फिर आपने इस पर 70 रुपीज़ का टैक्स दिया है, नेट इनकम आपके पास आ गई है 6,200 की। नाउ जस्ट टू कैलकुलेट दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस। आपने मटेरियल, लेबर, FH इन सब को कैलकुलेट किया, फिर उसको वर्क इन प्रोसेस में ले गए, वो वर्क इन प्रोसेस आपका फिनिश गुड्स में गया, और फिर आपने ये जो CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,500 की, ये आपने कैलकुलेट की 3,500 की। उसके लिए आपने सारा प्रोसेस किया, लेकिन हमें क्या चाहिए था? बिकॉज वी आर डूइंग अकाउंटिंग एंड वी शुड नो द इनकम स्टेटमेंट प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। आपने सर्विसेज का भी देखा, आपने मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग का भी देखा, लेकिन जब आप आए हैं इनकम स्टेटमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बनाने के लिए, तो आपको एक बड़े लंबे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा है, एंड दैट लॉन्ग प्रोसेस वाज योर मटेरियल, लेबर, FH that went into work in process, that went into your finished goods, and finally we reach up to your cost of goods sold, the cost of those goods which we have already sold। 4,000 की बनाई थी आपने, उसमें से 3,500 की सेल की हैं। नाउ यू हैव एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 6,500। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, जो आपके रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं वो आपने माइनस किए हैं। उसके बाद आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया, उसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस किया, टैक्स माइनस किया, एंड फाइनली यू रीच्ड अप टू अ नेट इनकम। अब ये आपके पास नेट इनकम आ गई है, इस नेट इनकम ने क्लोज होना है, फिर उसी की आप क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज के बाद आप कंप्लीट अपना प्रोसेस कर लेते हैं और आपका अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है। सो दीज वर द बेसिक 3 डिफरेंसेस बिटवीन योर सर्विसेज इनकम, सर्विसेज बिजनेस, योर ट्रेडिंग बिजनेस, एंड फाइनली योर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो हमने शुरू में स्टार्ट किया था अपना, और उसी की यही अकाउंटिंग होती है। आपके पास बहुत सिंपल इनकम स्टेटमेंट, जो मैं आपको एक और ओवरव्यू दे दूं कि आपके पास सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 500 का, ग्रॉस प्रॉफिट 500 का आपके पास आ गया, जनरल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये किए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास 400 का आ गया, देन अदर इंटरेस्ट एक्सपेंस 40 का किया आपने। अब आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स या इनकम बिफोर टैक्स आपके पास 360 की आ चुकी है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 70 ये आपने किया। दरमियान में अनदर वर्ड इज यूज्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जस्ट लीव दैट पॉइंट, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है? ये भी एक इनकम में से डिडक्शन होती है जो बाकी लोगों को दिया जाता है। फाइनली यू विल रीच अप टू अ
नेट इनकम ऑफ 280 रुपीज़। अब वो देखें काम क्या था और यहाँ पर आप देखें काम क्या है। दिस इज़ अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट, वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इससे पहले आपने काम किया था वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का था। ये आपका इनकम स्टेटमेंट दैट इज़ अबाउट सर्विसेज टाइप ऑफ बिजनेस, और सर्विसेज में आपके पास ये बैंक का है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है, जिसमें आपके पास, इसको थोड़ा सा एक दफ़ा आप देख लें, एक नज़र देख लें कि आपके पास इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बिकॉज नॉर्मली द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, banking organization, they have a major source of revenue, their interest, the loan they have given to their I mean जिनको आपने लोन दिया वो होता है डेटर्स, और उनसे आपने उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट लेना होता है। ये सबसे मेजर इनकम सोर्स ऑफ इनकम होता है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, पीपल दोज हु हैव डिपॉजिटेड देयर अमाउंट्स इन द बैंक्स, उनकी अमाउंट कितनी होती है वो आप, इसका मेजर एक्सपेंस है। उसके बाद आपकी अदर रेवेन्यूज़ हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, फ़ी एंड कमीशन इनकम, सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, जैसे लॉकर्स की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो इस तरह के और भी कंसल्टेंसी सर्विसेज देते रहते हैं वो, इसी तरह लेते भी हैं। देन वी हैव अ ट्रेडिंग इनकम, ट्रेडिंग इनकम बैंक खुद भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, वो आती है। अदर ऑपरेटिंग इनकम, इसके अलावा अगर कोई और भी जो इन तीन कैटेगरीज में नहीं आती तो वो इसमें एडअप कर देते हैं। फिर उसका जो मेजर एक्सपेंस है बैंक का, दैट इज़ स्टाफ कॉस्ट, के जो उसके क्रेडिटर्स, जो उसका स्टाफ होता है, बैंक में काम कर रहा होता है, ब्रांच के अंदर काम कर रहा होता है, उनके एक्सपेंसेस, प्रेसिडेंट से स्टार्ट होता है और सिंपल कैशियर तक और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स तक, सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे होते हैं। प्रीमिसेस कॉस्ट, कि जो उन्होंने जगह ली होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी कॉस्ट, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, ये एक्सपेंसेस उनके, दे आर ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ बैंक। देन आफ्टर डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम देयर ऑपरेटिंग इनकम, दे रीच अप टू द इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दरम्यान में एक और इम्पेयरमेंट का वर्ड यूज़ किया गया है, इम्पेयरमेंट लॉसेस, तो इसको फिलहाल छोड़ दें, वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन इन सम अदर लेक्चर कि ये क्या होता है, इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट डिटेल कि क्या होती है ये। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, टैक्स माइनस किया तो दिस इज़ 200 इज़ द नेट प्रॉफिट ऑफ द बैंक। अब ये बैंक का है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है। अब आप देखें कि ये आपका सर्विसेज का है, ये आपके पास एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका है, और ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में जो इनकम स्टेटमेंट में आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आप दोनों के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती हैं, लेकिन उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक कंप्लीट प्रोसेस से होकर आना पड़ता है। वो प्रोसेस आपको फिर आगे बताता है कि आपने कैसे कैलकुलेट किया। लेकिन ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग की इनकम स्टेटमेंट नॉर्मली सेम होती है, लेकिन सर्विसेज टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस वो टोटली डिफरेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग से, क्योंकि उनके अंदर कोई भी कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं होती। ज़ाहिर प्रोडक्ट्स ही नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट्स ही नहीं है, सिंपल दे आर गिविंग द सर्विसेज। सर्विसेज वो क्या है, लोन दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट वो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। सो दैट इज़ अबाउट द मेजर लेक्चर details that we have discussed. I would just give you an overview of this lecture number 24, in which we discussed about cost, we discussed about the product cost and a period cost. क्या फ़र्क होता है इसमें? प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी रिलेट करती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ, लेकिन पीरियड कॉस्ट आपकी एक टाइम पीरियड के साथ, जो टाइम गुजर रहा होता है उसके साथ साथ वो इनकर हो रही थी, एंड दैट डज नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट कॉस्ट। देन we talked about components of manufacturing products. आप बनाते हैं तो उसके कौन से components होते हैं? We have seen 3 basic types of components: material, labor and FOH. Then cost of goods manufactured, we made a cost of goods manufactured. Then we reached up to cost of goods sold, कि जितनी की चीज़ें बनाई हैं वो सेल हुई हैं उनकी कॉस्ट क्या थी। Then we have seen a manufacturing cost flows, कि कैसे आपकी ये चीज़ें वर्क इन प्रोसेस में जाती हैं, देन आपकी फिनिश प्रोडक्ट्स, और उसके बाद आप उनको सेल कर देते हैं। एंड देन फाइनली वी मेड अ कंपैरिजन ऑफ 3 इनकम स्टेटमेंट्स। सो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर नंबर 24. आई होप दैट
you might have an understanding about 3 basic types of business organization, how we have to make their income statements, कैसे आपका वो फ़र्क होता है एक सर्विसेज टाइप का बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग में. इंशाल्लाह वी विल कम in our next lecture number 25 with a new topic. So up to that, thank you very much and Allah Hafiz.